आज हमारा पाठ विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ वाक्य हैं हमारे जिन्हें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनमें क्या कहा गया है। जैसे पहला वाक्य है हमारा, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। कैसा अभिमन्यु? उत्तर क्या मिला हमको? वीर। मेरी कक्षा में 5 लड़के हैं। कितने लड़के? 5। यह घर मेरा है। कौन सा घर? उत्तर यह। वह 1 किलो चावल लाया। कितने चावल? 1 किलो। उस बैठक में कई बुजुर्ग भी थे। कितने बुजुर्ग? उत्तर कई। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है कि जो पहला वाक्य है वो वीर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अभिमन्यु की। मेरी कक्षा में 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5। यह क्या बता रहा है? संख्या। यह घर मेरा है। यह सर्वनाम शब्द आया है, लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। वह 1 किलो चावल लाया। कितने चावल लाया? 1 किलो। यहाँ क्या है? मात्रा। उस बैठक में कई बुजुर्ग भी थे। यहाँ क्या है? यहाँ पर भी क्या है? हमारी संख्या। तो ये जो भी वाक्य हैं, इनमें जो शब्द आए हैं वो शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने ओजपूर्ण गीत गाया। मोहन परिश्रमी छात्र है। इन दोनों वाक्यों में गीत व छात्र की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये दोनों विशेष्य हैं। ओजपूर्ण और परिश्रमी शब्द क्रमशः गीत और छात्र की विशेषता बताने के कारण विशेषण हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा कोट काला है। उसका भाई बुद्धिमान है। कोयल मधुर स्वर में गाती है। उसे बनारसी पान पसंद है। तो इन वाक्यों में कोट कैसा है? काला। उसका भाई कैसा है? बुद्धिमान। कोयल कैसे स्वर में गीत गाती है? मधुर स्वर में। उसे कैसा पान पसंद है? बनारसी। तो यहाँ काला शब्द कोट की, बुद्धिमान भाई की और मधुर स्वर की, बनारसी पान की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। इन वाक्यों में जो काला, बुद्धिमान, मधुर, बनारसी शब्द, ये सब कोट, भाई, कोयल और पान के गुण दोष बताने के कारण गुणवाचक विशेषण हैं। तो इस तरह से हमारी जो परिभाषा थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
तो दूसरा हमारा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप, तोल। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तोल के बारे में बताएं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल अर्थात नाप या तोल, या तो नाप कर या फिर तोल कर। तो इसके भी दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में इसमें जो मात्रा होगी वो निश्चित होगी, जैसे 2 लीटर, 1 किलो, 4 मीटर। और अनिश्चित में इसमें मात्रा हमारी निश्चित नहीं होगी, जैसे ज़्यादा, थोड़ा या कम। अब निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण, जैसे उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगा और 4 लीटर दूध लाओ। तो इन दोनों वाक्यों में 2 मीटर, 4 लीटर ये निश्चित माप या परिमाण बताने के कारण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित के उदाहरण, जैसे दाल में पानी कम है, वह बाजार से थोड़ा सा आटा लाया। इस तरह से इन वाक्यों में क्या बोध होता है कि यहाँ पर जो परिमाणवाचक विशेषण हैं उनकी जो मात्रा है वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी। तो हमारा तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या होगी, जैसे एक बच्चा, 5वीं कक्षा, पहला स्थान। और अनिश्चित संख्यावाचक में यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं होगी, जैसे कुछ, बहुत, थोड़े, कम या सब। निश्चित संख्यावाचक के कुछ उदाहरण, जैसे मेरे भाई ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेरे बगीचे में आम के 5 वृक्ष हैं। तो इन वाक्यों में प्रथम तथा 5 ये जो शब्द हैं ये स्थान व वृक्षों की संख्या का निश्चित ज्ञान कराने के कारण निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे इसके उदाहरण हैं, मेरे विद्यालय के उत्सव में बहुत से लोग आए, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ बहुत से और जो शब्द आया दूसरे वाक्य का कुछ, ये दोनों शब्द लोग व बच्चों की संख्या की ओर संकेत तो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित संख्या न बता पाने के कारण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, पर जिन वस्तुओं को मापा तोला जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय के पुस्तकालय में 500 पुस्तकें हैं, बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ। और परिमाणवाचक विशेषण, पहलवान प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्यावाचक का जो उदाहरण है 500 पुस्तकें, यहाँ पर हम पुस्तकों को गिन सकते हैं। और इसी तरह से 1 दर्जन केले ले आओ में 1 दर्जन को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन 2 लीटर दूध को हम गिन नहीं सकते, इसको हम केवल नाप सकते हैं। तो हमारा अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण।
वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक राम की है, वह कलम मेरी है। इन वाक्यों में आए यह और वह शब्द सर्वनाम हैं, पर वे किसके लिए काम कर रहे हैं? पुस्तक व कलम की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। संज्ञाओं की ओर संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे ये आम महंगे हैं, यहाँ ये शब्द आमों की ओर संकेत करने के कारण संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिससे भ्रम हो सकता है। इन शब्दों के प्रयोग से ही इनके अंतर को समझा जा सकता है। जैसे वह बाजार से आम लाया, वह आम मुझे दे दो। अब पहले यहाँ जो सर्वनाम कौन सा होगा? अगर हमने प्रश्न किया कौन लाया, उत्तर है वह, तो हमारा सर्वनाम होगा। कौन सा आम, उत्तर है वह आम। यहाँ पर वह जो शब्द आया है वह आम की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पर विशेषण है। इस प्रकार यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताएं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम कहलाते हैं। हमारे पास तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि संज्ञा के स्थान पर आते हैं तब वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। प्रविशेषण, ये प्रविशेषण क्या होते हैं? ये प्रविशेषण ध्यान से आप पहले वाक्य ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जैसे मोहन अत्यधिक बुद्धिमान है, तो जो अत्यधिक शब्द है वो क्या कर रहा है? वो बुद्धिमान जो विशेषण शब्द है उसकी भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। इसी तरह से यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। यह दृश्य कैसा है? सुंदर है, लेकिन कितना? अत्यंत सुंदर है। कृपया थोड़ी ठंडी खीर दे दें। ठंडी खीर, खीर की विशेषता ठंडी शब्द बता रहा है, लेकिन कितनी ठंडी? थोड़ी ठंडी। आज बहुत अधिक गर्मी है। आज अधिक गर्मी है तो कहा जा रहा है, लेकिन आज कितनी गर्मी है? कितनी अधिक है? बहुत अधिक गर्मी है। यहाँ बुद्धिमान, सुंदर, ठंडी और अधिक शब्द विशेषण हैं। अत्यधिक, अत्यंत, थोड़ी और बहुत शब्द विशेषणों की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण हैं। तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहे जाते हैं। अब आती है बारी विशेषणों की तुलना। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के साथ साथ कुछ स्थितियों में तुलना करने का कार्य भी करते हैं। हिंदी में तुलना करने वाले शब्द प्रायः बहुत कम हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के शब्द ही तुलना करने की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषणों की अवस्थाएं। तो तुलना करने की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इस स्थिति में विशेषण तुलना नहीं करते। जैसे तन्वी ने सुंदर चित्र बनाया। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का नया उपन्यास है। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं और प्राणियों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है। इसमें
एक संज्ञा शब्द को दूसरे संज्ञा शब्द से श्रेष्ठ या हीन दिखाया जाता है। इसके लिए से कम, से अधिक, की अपेक्षा, से कहीं और से बढ़कर आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे गोपीनाथ रामनाथ से श्रेष्ठ वक्ता है, मंजुला आराधना से कहीं अच्छी नर्तकी है, राधिका बहन से डरपोक है, राजेश की अपेक्षा विकास कंजूस है। तीसरी अवस्था है हमारी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में अनेक वस्तुओं और प्राणियों आदि में तुलना की जाती है। इसमें किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या सबसे कम दर्शाया जाता है। उत्तमावस्था में सर्वश्रेष्ठ, सब में, सबसे बढ़कर, सर्वाधिक आदि सभी से आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे इनमें श्रवणराही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनमें कर्ण सबसे तेज धावक है, करिश्मा को वार्षिकोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार मिले, भावना सबसे अच्छी गायिका है। तो इस तरह ये हमारा पाठ विशेषण समाप्त होता है।